नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है तवाइफ का खत। लेखक हैं कृष्ण चंद्र जी और आवाज़ है निशान सक्सेना की। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको कभी किसी तवाइफ का खत ना मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और इस कुमाशा की दूसरी औरतों की सूरत भी ना देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ये खत लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला खत। मगर क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे हैं, और इन दोनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद हो कि मैं खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये खत मैं नहीं लिख रही हूँ, ये खत मुझसे बेला और बेतुल लिखवा रही हैं। मैं सिदा के दिल से माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे खत में कोई फ़िक्रा आपको नागवार गुजरे। उसे मेरी मजबूरी पर महलूम कीजिएगा। बेला और बतूल मुझसे ये खत क्यों लिखवा रही हैं? ये दोनों लड़कियां कौन हैं और इनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है? ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुताल्लिक कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं। मैं आपको अपनी घिनौनी ज़िंदगी की तारीख से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवाइफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके दर्दमंद दिल की पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं करना चाहती। खत के लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको तवाइफियत के इसरार जो ओ रमूज से आगाह करूं। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ अपने मुताल्लिक चंद ऐसी बातें करना चाहती हूँ जिसका आगे चलकर बेला और बतूल की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बम्बई आए होंगे। जिन्ना साहिब ने तो बम्बई को बहुत देखा हो, मगर आपने हमारा बाजार काहे को देखा होगा। जिस बाजार में मैं रहती हूँ वो फारस रोड कहलाता है। फारस रोड ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़ है। ग्रांट रोड के इस लेमिंगटन रोड और ओपर हाउस और चौपाटी मरीन ड्राइव व फोर्ट के इलाके हैं जहां बम्बई में शुरफा रहते हैं। मदनपुरा में इस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारस रोड इन दोनों के बीच में है ताकि अमीर और गरीब इसमें यकसा मुख्तलिफ हो सकें। और फारस रोड फिर भी मदनपुरा के ज़्यादा करीब है, क्योंकि नादारी में और तवाइफियत में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। बाज़ार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके मकेन भी खूबसूरत नहीं हैं। उसके बीचों बीच ट्राम की गड़गड़ाहट शोरो शरोज जारी रहती है, जहाँ भर के आवारा कुत्ते और लड़के और शौहदे बेकार और जराइम पेशा मखलूक की गलियों का तवाफ नज़र करती आती हैं। लंगड़े लूले ओबाश मदकूक तमाशाबीन अतिशक व सुजाग के मारे लोग काने लुंजे गोनीबाज और जेब कतरे बाजार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल सीले हुए फुटपाथ पर मैले के ढेर पर भिनभिनाती हुई लाखों मक्खियां, लकड़ियों और कोयले के अफसरदा गोदाम, पेशेवर दलाल और बासी हार बेचने वाले कोक शास्त्र, नग्न तस्वीरों की दुकानदार, चीनी हज्जाम और इस्लामी हज्जाम और लंगोटे कसे गालियां बकने वाले पहलवान। हमारी समाजी जिंदगी का सारा कूड़ा करकट आपको फारस रोड पर मिलता है। जाहिर है आप यहाँ क्यों आएंगे। कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं। जो बहुत ही शरीफ हैं वो मालाबार हिल पर कयाम करते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहब की कोठी के सामने से गुजरी थी और वहां मैंने झुककर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे इस कदर अकीदत है, उसको मैं कभी ठीक तरह से बयान ना कर सकूंगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती है तो सिर्फ वो आप हैं। उसने आपको तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपने सीने में लगाया हुआ है, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस की है।
छोटी सी लड़की है वो फारस रोड वाले अभी से उसके मुतल्लिक बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं। अगर खैर वो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी। ये है फारस रोड जहाँ मैं रहती हूँ। फारस रोड के मगरिबी सिरे पर जहाँ चीनी हज्जाम की दुकान है उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान नहीं कहते मगर खैर आप दाना है, आपसे क्या छुपाऊंगी। यही कहूंगी कि वो मेरी दुकान है। वहाँ मैं इस तरह व्यापार करती हूँ जिस तरह बुनियाद सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार व्यापार करता है। और हर व्यापार में ग्राहक को खुश करने के अलावा अपने भी फायदे के बारे में सोचता है। मेरा व्यापार भी कुछ इस तरीके का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती। मुझ में और दूसरे व्यापारियों में कोई फ़र्क नहीं। ये दुकान अच्छी जगह पर वाक़ई नहीं है। यहाँ रात तो कुजा दिन में भी लोग ठोकर खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पीकर जाते हैं, जहाँ दिन भर की गालियाँ बकते हैं। यहाँ बात बात पर छुरा जनी होती है। वो एक खून दूसरे तीसरे रोज़ होते रहते हैं। तरस की हर वक्त जान जैक में रहती है। और फिर मैं कोई अच्छी तवाइफ नहीं हूँ कि पवई जाके रहूँ या वर्ली पर समंदर के किनारे एक अपनी कोठी ले सकूँ। एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवाइफ हूँ। और अगर मैंने सारा हिंदुस्तान देखा है और घाट घाट का पानी पिया है, हर तरह के लोगों से सोहबत में बैठी हूँ, लेकिन अब 10 साल से इसी शहर बम्बई में इस फारस रोड पर इसी दुकान में बैठी हूँ। और अब मुझे इस दुकान की पगड़ी भी 6,000 रुपये तक मिलती है। हालांकि ये जगह कोई इतनी अच्छी नहीं। फिजा मुदफ़िन है, कीचड़ चारों ओर फैली हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और खारिश ज़दा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरफ काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह से पगड़ी 6,000 रुपये तक मिल रही है। इस जगह मेरी दुकान एक मंजिला कोने में है। इसके 2 कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक और यहाँ मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। पीछे का कमरा बावर्ची खाने और गुसल खाने और सोने के कमरे का काम देता है। यहाँ एक तरफ नल है, एक तरफ हंडिया है, एक तरफ एक बड़ा सा पलंग है और इसके नीचे एक छोटा सा पलंग है। और इसी के नीचे मेरे कपड़ों के संदूक हैं। बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से कलई नहीं कराई, ना वो कराएगा। इतनी फुर्सत किसे है। मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ और दिन को वहीं गाव तकिए पर सर टेक कर सो जाती हूँ। बेला और बतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर ग्राहक उधर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतूल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती हैं। जो कुछ उनकी निगाहें कहती हैं ये मेरा खत भी वही कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक्त ना होती तो ये गुनहगार बंदी आपकी खिदमत में ये गुस्ताखी ना करती। जानती हूँ दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, शायद आप तक मेरा ये खत भी ना पहुंचेगा। फिर भी मैं मजबूर हूँ। ये खत लिख के रहूंगी कि बेला और बतूल की मर्जी यही है। शायद आप कयास कर रहे हो कि बेला और बतूल मेरी लड़कियां हैं। नहीं, ये गलत है। मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है, जिन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद जोरों पर था और ग्रांट रोड और फारस रोड पर मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरह बहाया जा रहा था। उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपये के एवज खरीदा था। ये मुसलमान दलाल उस लड़की को दिल्ली से लाया था, जहाँ बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाजार में अकब के कुंछ हाउस में सामने की गली में रहते थे। मुतवसित तबके का घराना था। शराफत और सादगी घुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं को
ए तेग करना शुरू किया तो उस वक्त चौथी जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाकया है। बेला अपने स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी। उसने अपने घर के सामने दूसरे हिंदुओं के घर सामने एक जम में गफीर देखा। ये लोग मुसल्लह थे और घरों में आग लगा रहे थे। लोगों को और उनके बच्चों को, उनकी औरतों को घर से बाहर निकाल रहे थे और उन्हें कत्ल कर रहे थे। साथ साथ अल्लाहू अकबर का नारा भी बुलंद करते जाते थे। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप के कत्ल को होते हुए देखा। फिर वो अपनी आंख से अपनी माँ को दम तोड़ते हुए देखा। ऐसी मुसलमानों ने उसके पिस्तान काट कर फेंक दिए थे। वो पिस्तान जिनसे एक माँ, कोई माँ हिंदू, कोई माँ मुसलमान, कोई यहूदी और कोई ईसाई अपने बच्चों को दूध पिलाती। और इंसानों की जिंदगी में, कायनात की वसत में तख्लीक का एक नया बाब खोलती है। वो दूध भरे पिस्तान अल्लाहू अकबर के नारों के साथ काट दिए गए। किसी ने तख्लीक के साथ इतना जुल्म किया था। किसी जालिम अंधेरे ने उनकी रूह में ये स्याही भर दी थी। मैंने कुरान पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो हुआ वो भी इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत ना थी। वो दुश्मनी भी ना थी और वो इंतकाल भी ना था। वो एक ऐसी सआदत, बेरहमी, बुज़दली और शीतनक थी जो तारीख के सीने में फूटती है और नूर की आखिरी किरण को भी दादगार करती है। बेला अब मेरे पास है। इससे पहले वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज्यादा न थी। वो चौथी जमात में पढ़ती थी। अपने घर में होती तो आज 5वीं जमात में दाखिल हो रही होती। बड़ी बात होती, उसके माँ बाप उसका ब्याह किसी शरीफ घराने के गरीब लड़के से कर देते। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने खाविंद से, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से और अपनी घरेलू जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से। लेकिन नाजिक कली को तो बेवक्त खिजा आ गई। बेला 12 बरस की नहीं मालूम होती। उसकी उम्र थोड़ी है लेकिन उसकी जिंदगी बहुत बड़ी है। उसकी आंख में जो डर है, इंसानियत की जो तलखी है, या उसका जो लहू है, जो मौत की प्यास है, वहीद आजम साहेब शायद अगर आप उसे देख लें तो उसका अंदाज कर सकें, उन बेआसरा आंखों की गहराइयों में उतर सकें। आप तो शरीफ आदमी हैं। अपने शरीफ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मजहब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत है, सारी दुनिया की मिरास है। जो उसे मिटाता है, उसे दुनिया के किसी मजहब का कोई खुदा नहीं माफ कर सकता। अतुल और बेला दोनों सगी बहनें हैं। सगी बहनें नहीं, वो मेरे घर में सगी बहनों की तरह रहती हैं। अतुल मुसलमान लड़की है। बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया। आज दोनों फारस रोड पर एक तवाइफ के घर में बैठी हैं। अगर बेतल अगर बेला रावलपिंडी से आई तो बतूल जालंधर के एक गांव खेमकरन के एक पठान की बेटी है। बतूल के बाप की 7 बेटियां थीं, 3 शादीशुदा और 4 कुंवारियां। बतूल का बाप खेमकरन में एक मामूली काश्तकार था, गरीब पठान, लेकिन गयूर पठान जो दियो में खेम करने में आके बस गया था। जाटों के इस गांव में यही 3-4 घर पठानों के थे। ये लोग जिस हिल्म व आष्टी से आते थे, शायद उसका अंदाजा पंडित जी भी आपको इस के बारे में ना बता सकें। अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाजत ना थी। ये लोग घर में चुपचाप अपनी नमाज अदा करते और सदियों से, जब से महाराजा रणजीत सिंह ने अनान हुकूमत संभाली थी, किसी मोमिन ने उस गांव में अजान ना दी थी। उनका दिल इरफान से रोशन था,
लेकिन दुनियावी मजबूरियां इस कदर शदीद थीं और फिर रवादारी का ख्याल इस कदर गालिब था कि लब वाह करने की हिम्मत ही ना होती। बतूल अपने बाप की चहेती लड़की थी, सातों में सबसे छोटी, सबसे प्यारी और सबसे हसीन। बतूल इस कदर हसीन के हाथ लगाने से मैली होती है। पंडित जी, आप तो खुद कश्मीरी उल नस्ल हैं और फनकार होकर ये जानते हैं कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर में गड़मड़ होकर पड़ी हुई है। इसका परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा। गंदगी में गले सड़े मार, दाढ़ी घुन मूछों वाले ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले चार बाजारी ही नजर आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है। उसने सिर्फ जिन्ना साहिब का नाम सुना था, पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर उसके नारे लगाए थे। जैसे 3-4 बरस के नन्हे घर में इनकलाब जिंदाबाद करते फिरते हैं, 11 बरस में ही तो वो भी थी। पर बतूल वो चंद ही दिन पहले मेरे पास आई है। हिंदू दलाल उसे मेरे पास लाया था। मैंने उसे 500 रुपये में खरीद लिया। इससे पहले वो कहाँ थी मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझसे बहुत कुछ कहा कि अगर आप उसे सुन ले तो शायद पागल हो जाएं। बतूल भी अब नीम पागल है। उसके बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा है कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 बरस के छिलके उतर गए हैं और इंसानी बर्बरियत अपने वहशी रूप में सबके सामने आ गई। पहले तो जाटों ने उसकी आंखें निकाल ली, फिर उसके हलक को चीर कर उसकी ये आंतें तक निकाल डाली, फिर उसकी शादीशुदा बेटी से जबरदस्ती मुंह काला किया। उसी वक्त उसके बाप की लाश के सामने रिहाना, गुलदरक्षा, मरजाना, सोहन, बेगम, एक एक करके वहशी इंसान ने अपने मंदिर की मूर्तियों को नापाक किया। जिसने उन्हें जिंदगी अता करी, जिसने उन्हें लोरियां सुनाई थीं, जिसने उसके सामने शर्म और इज्ज से और पाकीज़गी से सर झुका दिया था, उन तमाम बहनों, बहुओं और माओं के साथ जना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज्जत खो दी थी और रवादारी तबाह कर दी थी, अपनी अजमत मिटा डाली थी। आज ऋग्वेद का हर मंत्र खामोश था। आज ग्रंथ साहिब का हर दोहा शर्मिंदा था। आज गीता का हर श्लोक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता की मुसव्विरी का नाम ले सकता है, शोक के कतबे सुना सकता है, एलोरा के सनमजादों के गुण गा सकता है। बतूल के बेबस भिजे हुए होठ, उसकी बाहों पर वहशी दरिंदों के दांत के निशान और उसकी भरी हुई टांगों की नाहमवारी में तुम्हारी अजंता की मौत है। तुम्हारे एलोरा का जनाजा है, तुम्हारी तहजीब का कफन है। आओ, आओ मैं तुम्हें इस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतूल थी, उस मुतफ्फिन लाश को दिखाऊं जो आज बतूल है। जज्बे की रौ में बहकर मैं बहुत कुछ कह गई। शायद ये सब मुझे ना कहना चाहिए था। शायद इसमें आपकी सुबकी है। शायद इससे ज्यादा नागवार बातें आपने कभी किसी से ना सुनी हो, ना सुनाई होंगी। शायद आप ये सब कुछ कर सकते हैं, या शायद थोड़ा भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आज़ादी आ गई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, शायद एक तवाइफ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का ये हक ज़रूर है कि बेला और बतूल का क्या होगा। बेला और बतूल दो लड़कियां हैं, दो कौमें हैं, दो तहजीबें हैं, दो मंदिर, मस्जिद। बेला और बतूल आजकल फारस रोड पर एक तवाइफ के यहाँ रहती हैं, जो चीनी हज्जाम की बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती है।
बेला और बतूल को ये धंधा पसंद नहीं। मैंने उन्हें खरीदा है। मैं चाहूँ तो उन्हें काम पे ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगी जो रावलपिंडी और जालंधर ने उनसे किया है। मैंने अब तक उन्हें फारस रोड की दुनिया से अलग थलग रखा है। फिर भी जब मेरे ग्राहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह धोने लगते हैं तो उस वक्त बेला और बतूल की निगाहें मुझसे कहने लगती हैं, मुझे उन निगाहों की ताब नहीं। मैं ठीक तरह से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। आप क्यों ना खुद ही उन निगाहों का पैगाम पढ़ लें। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें। जिन्ना साहब, मैं चाहती हूँ कि आप बेला को अपनी दुख्तर नेक अख्तर समझें। ज़रा एक दफ़ा उन्हें इस फारस रोड के चंगुल से छुड़ा के अपने घर में रखें। लाखों रूहों का नौहा सुनिए। ये नौहा जो नवा खाली से रावलपिंडी तलक है और भरतपुर में बंबई तक गूंज रहा है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस में आपको इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती? ये आवाज़ कब सुनेंगे आप? आपकी मुखलिस, फारस रोड की एक तवाइफ। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र जी की लिखी कहानी तवाइफ का खत।